और जब मैंने कृष्ण की बात की तो कृष्ण हमारे अंदर की एक सच्चाई है। सब लोगों के अंदर की एक सच्चाई होती है जो बुराई से फाइट कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी सच्चाइयों से ही लगता है अनभिज्ञ हो गए हैं और उन बुराइयों से लड़ नहीं पा रहे हैं उस कृष्ण को जागृत करके। मैं अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। आपने पारक साहब की बात सुनी। दरअसल अंधा युग ने कुछ चीजें शायद पहले देख ली थी, या धर्मवीर भारती को इस बात का अंदाजा था कि ये घटनाएं तो हर युग में होती रहेंगी और रिपीटेडली होती रहेंगी, और चूंकि ये तो कलयुग है और यहाँ तो ये हर कुछ दशक के बाद ये चीजें रिपीट होंगी। वो कहानी जो धृतराष्ट्र से निकलती है और फिर वहां से होती हुई पांडवों तक पहुंचती है, फिर एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, एक अभिमान, एक अहंकार, एक घमंड जो सामने निकल कर आता है, वो भी आज आपके सामने परिलक्षित है। और शायद हो सकता है कि उतनी ही फॉर्म में हो जितनी फॉर्म में उसको दुशासन और दुर्योधन दिखाया करते थे। तो सिर्फ चरित्रों के नाम ही बदले हैं, बाकी ऐसा लगता है कि जो पटकथा है जिसे आप कहते हैं, धनंजय कुमार जी पटकथा कहते हैं, खासतौर से लेखक होने के नाते, जो स्क्रीन प्ले है वो स्क्रीन प्ले करीब करीब एक जैसा ही है। मैं प्रश्न फिर नहीं करूंगा, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आज का जो राजनीतिक परिवेश है, सभी सत्ताधारियों का, एक दल का नहीं, और अंधा युग, इसमें जो समानताएं आप पाते हैं या उसके अंदर जो जो भी असमानताएं आप पाते हैं, जो आपकी नजर में टिप्पणी हो सकती है, जरूर कीजिएगा दर्शकों के लिए। अमिताभ जी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। पारक साहब ने जो बात शुरू की, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना है और एक ऐसे प्रतीक के माध्यम से चुना है जो हिंदी साहित्य का ही नहीं, हिंदी रंगकर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इन्हें अंधायुग जो है वो धर्मवीर भारती का नाटक, जैसा कि पारक साहब ने बताया, वो 1954-55 में लिखा गया, जबकि आज़ादी को मिले हुए हमें 10 साल भी नहीं हुए थे। और उन 10 साल से भी कम के वक्फे में अगर कोई धर्मवीर भारती जैसा साहित्यकार, देखिए भारती साहब जो थे वो मतलब अपने उपन्यासों के लिए, अपनी कहानियों के लिए, अपनी कविताओं के लिए चर्चित रहे, लेकिन अंधायुग एक ऐसी कृति है उनकी जो साहित्य की सीमाओं को फलांग करके, जिस पर जो है वो रंगकर्मियों ने उस पर इतने प्रयोग किए हैं उसके माध्यम से, यानी जितने समर्थ रंगकर्मी हमारे देश में हुए, इब्राहिम अलकाजी से लेकर के मोहन महर्षि और अरविंद, अभी हमारे जो अरविंद गौड़ हैं, सबने जो है अंधायुग को अपने अपने हिसाब से खेला। और बहुत समर्थ अभिनेताओं ने, यानी सत्यदेव दुबे जैसे निर्देशक ने बम्बई में बहुत लंबे समय तक उस पर काम किया, और अमरीश पुरी, सुरीला प्रधान, मोहन महर्षि, उत्तरा बावकर, मैंने स्वयं देखा है फिरोज शाह कोटला के मैदान में, जिसमें कि ओमपुरी ने कृष्ण की भूमिका के लिए अपना स्वर दिया था। वो पर्दे पर नहीं आए थे लेकिन उनका स्वर था। तो वो अपने आप में अंधायुग नाटक जो है वो उसकी जो प्रभावोत्पादकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए वो जो नाटक उन्होंने लिखा था, जैसा मैंने कहा कि आजादी से 10 साल से भी कम के अंतर में लिखा गया वो नाटक है। और अगर आप देखें तो सिनेमा और साहित्य किस तरह से राजनीति की प्रवृत्तियों को पकड़ता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण भी है। और किस तरह से सिनेमा और साहित्य जो है वो अपने समय से आगे की बात कहते हैं। जो लोग सिनेमा और साहित्य को हल्के में लेते हैं, राजनीति पर बहुत ज्यादा जिनका ध्यान रहता है, अगर अंधायुग की आप शुरुआती पंक्तियां पढ़ें, जहां मंगलाचरण जहां हो रहा है, वहां वो कहते हैं कि सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। ये धर्मवीर भारती की शुरुआती उस नाटक की शुरुआती लाइन है, जो मंगलाचरण है, जो संस्कृत में उन्होंने श्लोक पढ़े हैं वहां पे, उसमें आता है। और उसमें ये आता है कि जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। अब आप इससे समझिए, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। आज हम जिस बात कर रहे हैं कि हम अंबानी अडानी की बात कर रहे हैं, आज के तारीख में हम जब बात करते हैं कैसे सरकार चलाते हैं पूंजीपति, ये सिर्फ बीजेपी के संदर्भ में ना समझा जाए इसको। मतलब मैं ये इसको नहीं कहना चाहता कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के समय का लिखा नाटक है, क्योंकि जब उन्होंने लिखा था नाटक तब तो जवाहरलाल नेहरू का राज था। जब अंधायुग लिखा गया था तब तो जवाहरलाल नेहरू का राज था, और नेहरू उस समय मतलब आजाद भारत के सबसे बड़े नायक थे, बिल्कुल हीरो थे। मतलब सिनेमा उनके कदमों में था, साहित्य उनके कदमों में था। हरिवंश राय बच्चन से लेकर फिराक गोरखपुरी तक सब उनके मतलब चहेते थे। महादेवी वर्मा सब उनके चहेते लोग थे, निराला उनके चहेते लोगों में से थे। और फिल्मकारों में दिलीप कुमार, आप देखिए तो दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर से लेकर देवानंद तक सब जो है नेहरू जी के कदमों में थे।
और नेहरू जी स्वयं अपनी साहित्यिक रामधारी सांस्कृतिक सिंह अभिव्यक्ति दिनकर को तो सर रामधारी सिंह दिनकर को तो राज्यसभा में लेके आए थे वो तो। जी, उन्होंने, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एक साहित्यकार कैसे अपने समय से आगे की प्रवृत्तियों को देख लेता है। अंधा युग में अगर धर्मवीर भारती ने महाभारत को प्रतीक बनाते हुए अगर यह लिखा कि ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, जहां वो कहानी को शुरू, हाँ, मतलब रंगमंच पर जब वो कहानी आती है तो उसका जो अंतिम एक जब जो प्रस्तावना का जो जिसको हम कह सकते हैं वो है कि भाई ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। उसमें वो कहते हैं जो कुछ शुभ था कोमल था वह बीत गया, अंधापन जीत गया। तो ये जो चीजें हैं ये उन्होंने बहुत पहले देख ली थी। और जो बात अभी पारक साहब कह रहे थे कृष्ण का जो उन्होंने जिक्र किया, देखिए ऐसा है, समाज को नायकों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, चाहे कोई भी हो। तो कृष्ण में अगर किसी ने, कृष्ण में नायक देखा गया, कृष्ण में उनके चरित्र की वजह से, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, आप उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए या ना देखें, लेकिन लोक नायकों वाली उनकी एक उनकी छवि है और बहुत गहरी छवि है। यानी राम मनोहर लोहिया जैसे खांटी राजनीतिज्ञ जो थे, सामाजिक जो समाजवादी, उन्होंने रामकृष्ण और शिव पर इतने सुंदर निबंध लिखे हैं कि वो तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहीं लिख सकता, जिस तरह से उन्होंने उनकी व्याख्या की है। तो ये जो बात है कृष्ण के, जो वो कहते हैं कि हाँ एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, धर्मवीर भारती कहते हैं है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। दोनों पक्ष कौन है? आप उसको, पराग साहब ने उसको पूंजीवाद और समाजवाद कहा है, मैं उसको सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष कहता हूं। ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर आप ले लें, चाहे वो आज 1955 से ले लें, चाहे आप आज 2023 में ले लें, तो है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वो ये भारती जी की पंक्तियां हैं, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। तो जो अनासक्त है यानी जिसमें जो लिप्त नहीं है उस प्रक्रिया में, वही सुलझा सकता है उसको। इसलिए आपको कभी लोकनायक जयप्रकाश की जरूरत पड़ती है, कभी आपको गांधी जी की जरूरत पड़ती है, कभी आप ऐसा नायक खोजते हैं कि जो सत्ता की दौड़ में शामिल ना हो, जिसको वोटों के गणित से मतलब ना हो, लेकिन जो समाज के लिए जो उस मर्यादा की डोरी है उसको सुलझा सके। तो आपको इसलिए वो नायक की आवश्यकता पड़ती। ये बात धर्मवीर भारती ने कही थी और आप देखें आज के समय में भी वह बात बिल्कुल सच है। यानी हमको आज भी हम तलाश रहे हैं ना, आज भी चाहे वो सत्ता पक्ष ने अपना नायक चुन लिया है, ठीक है, आज का जो हमारा नेता है वो हमारा सत्ता पक्ष का नायक है, लेकिन जो हमारा प्रतिपक्ष है, समाज में जिस भी भावना का प्रतिपक्ष है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, उसको अपने नायकों की खोज है, अभी जारी है वो। तो ये जो चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अंधा युग के बहाने, चूंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक लिया है, इसलिए मैं आपको फिर से साधुवाद कहता हूं कि आपने राजनीतिक चर्चा के लिए आपने एक बहुत ही बढ़िया साहित्यिक प्रतीक लिया है, जो जब 1955 में लिखा गया तब जितना सच था उतना ही आज 2023 में भी सच है। यानी 60 बरस से ऊपर भी हो गए इस कृति को आए हुए, लेकिन वो आज भी उतनी ही सच है। जब उसमें कहा जाता है कि हाँ है एक बहुत पतली डोरी, दोनों ही पक्षों में उलझी है मर्यादा, दोनों ही पक्षों ने उसको तोड़ा है, पांडवों ने कम कौरवों ने ज्यादा। धर्मवीर भारती ने पांडवों को बख्शा नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि दोनों ही तो पक्षों ने तोड़ा है। क्योंकि आप याद कीजिए युधिष्ठिर का जो अर्ध सत्य था, नरोवा कुंजरोवा, तो वो युधिष्ठिर भी जो कि धर्मराज कहलाते थे, उन्होंने भी झूठ बोला, कृष्ण ने बुलवाया उनसे। और इसीलिए गांधारी इसमें कहती है अंधा युग में, प्रभु हो या परात्पर मारे जाओगे पशु की तरह। इसमें गांधारी का श्राप है कृष्ण के लिए कि अगर तुम भी छल करोगे तो तुम्हारा भी और कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं, कहते हैं प्रभु या परात्पर माता पुत्र हो तुम्हारा। तो ये जो बड़प्पन है नायक का, वो अंधा युग कहीं ना कहीं उस नायकत्व को, उस बड़प्पन को भी स्थापित करता है। और जो बात है यहाँ, ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, यानी इस कहानी में अगर आप देख, क्योंकि हम लोग नाटक की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि नाटक बहुत एक लंबा भी है और उसकी बातचीत का यहाँ संदर्भ बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपने संदर्भ लिया है अंधा युग का, इसलिए मैं बार बार उसकी पंक्तियों को याद कर रहा हूँ। वो पंक्तियां जो कि दरअसल रेलिवेंट हैं आपके लिए, जो तब जितनी रेलिवेंट थी उतनी ही आज भी रेलिवेंट है, उतनी ही सार्थक, उतनी प्रासंगिक है। कि जैसा मैंने कहा कि है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, लेकिन उलझी है दोनों ही पक्षों में। तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में वो उलझी हुई है। जो लोकतंत्र की मर्यादा है हमारी, कहीं ना कहीं उसको लेकर के संघर्ष चल रहा है आज भी। और जनता जो है उसके लिए यही संदेश है
कि ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो ये जो बात है दिनेश जी, वो ये विडंबना है हमारी कि जो चीज़ साहित्यकार, फ़िल्मकार देख लेते हैं पहले, यानी अगर आप देखें तो आज से मतलब 1954-55 की ये कहानी है, तो उस समय जब धर्मेंद्र भारती ने देख लिया था, उसी समय का सिनेमा अगर आप याद करें, तो सिनेमा में नेहरू युग से मोहभंग शुरू हो गया था। अगर आप याद करें तो उसी दौर की कहानी है प्यासा, जिसमें ये कहा गया था कि जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है? बिल्कुल, और ये बिल्कुल। उन नेहरू के लिए कहा गया था जो कि उस समय हीरो थे, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो जो मसला है दिनेश जी, मसला ये है कि हम आज जब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये पहचानें कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष है, वो किस तरह से चीज़ों को उछल रहा है, किस तरह से उसकी जो एक कहना चाहिए उसका जो लोभ है, लालच है या जो उसका अहंकार है, क्योंकि अंधायुग में उसकी चर्चा की है, अहंकार का अंधापन उन्होंने उसकी बात की है, रणवीर भारती ने। तो ये जो है कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं। गांधारी कहती है इसमें कि मैं तो अंधी नहीं थी लेकिन मैंने पट्टी बाँध दी है। तो जो पट्टी बाँध के बैठे हैं लोग, ये उनकी भी कहानी कहता है कि भाई आप तो देख सकते हैं, लेकिन आपने आँखों में पट्टी बाँधी हुई है। क्यों बाँधी हुई है? तो वो जो आपकी ममता है, वो जो आपका एक प्रेजुडिस है जिसको हम बोलते हैं ना, आपका जो मोह है, वो मोह जो है उसका अंधापन उसने आपको आपकी आँखों पर पट्टी बाँध रखी है। वो जो मोह का मसला है जिसके लिए कांग्रेस की तरफ भी कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कहा जाता है, ये बाकी सारे राजनीतिक दलों के लिए भी कहा जाता है। ये जो चीज़ें हैं दिनेश जी, वो हमको महत्वपूर्ण मतलब इस कृति को महत्वपूर्ण बनाती हैं और इसके माध्यम से अगर हम राजनीति की व्याख्या करें तो हम पाएँगे कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जो आज के दौर में सिर्फ़ सच ही नहीं है, पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं और बहुत ज़्यादा प्रखर होकर उभरी हैं क्योंकि जो अंधत्व था, जो धृतराष्ट्र का अंधत्व था, वो अंधत्व जो है वो आज की तारीख में और ज़्यादा हमको दिख रहा है कि लोग आँखों पर पट्टी बाँध कर बैठे हैं। आपको अब देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे अचानक इसको बात करते-करते मुझे वो फ़िल्म याद आ गई, जाने भी दो यारों और उसमें उसका वो सीन याद आ गया जहाँ पर वो नाटक चल रहा है लास्ट में और वो जो है वो सारे पात्र आते हैं, वो द्रौपदी को लेकर के यानी जो सतीश शाह का किरदार है उसको लेकर के। आपको लगेगा थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि लेकिन मैं क्योंकि अभी बात करते-करते अचानक मुझे इस फ़िल्म की इसलिए याद आई क्योंकि उसमें जो है जगह-जगह वो जब ड्रामा चलता है तो बीच में जो कुछ ऊट-पटांग हरकतें होती हैं, तो धृतराष्ट्र जो है वो बार-बार उठ के कहता है, "ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन?" है ना? तो ये जो इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, हमारे आस-पास जो इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, ये देखेंगे कि आप कुंदन शाह ने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा था। ये जो इलॉजिकल चीज़ें हैं, हम उनको लेकर के ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमें लग तो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो क्या गड़बड़ हो रहा है, उसको हम ठीक से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये उस फ़िल्म का ज़िक्र इसलिए आया क्योंकि अचानक देखिए अब उसके बहाने सतीश कौशिक की बात याद आ जाएगी क्योंकि सतीश कौशिक उस फ़िल्म में थे और बहुत महत्वपूर्ण किरदार में थे और उनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। तो जो ख़ैर आपके मूल उस पर लौटता हूँ मैं, जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी। मेरा मानना है कि अंधायुग जैसी जो कृति है और उसके बहाने अगर आप आज की राजनीति को व्याख्यायित करना चाहेंगे, राजनीति को, समाज को और तमाम चीज़ों को। देखिए उसमें संजय का किरदार है, तो उसके बारे में वो कहते हैं वो है त वो तटस्थ दृष्टा, लेकिन वो तटस्थ दृष्टा नहीं रहा संजय अब। वो तटस्थ नहीं रहा, तटस्थ संजय यानी मीडिया, अब तटस्थ नहीं है। तो वो बार-बार वहाँ वहाँ पर भी आता है सारा सब कुछ। जो कुछ वहाँ पर है, वो आपको यहाँ दिख रहा है अपने समाज में होते हुए। इसलिए वो कृति भी रिलेवेंट है आज की तारीख में और उसके बहाने अगर आप राजनीतिक चर्चा करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं, तो वो भी बहुत रिलेवेंट जी, दिनेश जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपनी शुरुआती टिप्पणी यहीं खत्म करता हूँ। जी। जी, मैं आता हूँ धनंजय जी।